हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर से निकलते हुए अब चीजें धीरे धीरे वापस पटरी पर लौटने लगी थी, लेकिन बढ़ती महंगाई ने आम लोगों पर इसका भार डाल दिया है। लोग इससे त्रस्त हैं। इससे पहले LPG गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों ने मानो आग सी लगा दी है। लेकिन इस सब के बीच किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों का यह कहना है कि बढ़ती महंगाई का न सिर्फ असर आम लोगों पर पड़ रहा है, बल्कि किसान भी इससे अछूते नहीं हैं। कोरोना काल में लोगों की आमदनी घट गई है, लेकिन महंगाई चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में लोग जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन हर दिन महंगाई की बदलती चाल से आम आदमी बेहाल है। पहले रसोई गैस की कीमतों में एक ही झटके में 50 रुपए का इजाफा और ऊपर से हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से लोगों की परेशानी दोगुनी हो गई है। आज कच्चे तेल का बेस प्राइस $63.57 प्रति बैरल के आसपास है और गुरुग्राम में पेट्रोल का मूल्य 87 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गया है, जबकि 2009 से लेकर 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से लेकर $110 प्रति बैरल तक थी। लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपए के बीच ही रही। इसका कारण यह था कि उस समय पेट्रोल डीजल पर टैक्स अब के मुकाबले काफी कम थे। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी हैं। इसका मतलब है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो रिटेल कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा नहीं होता है और आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सर, वैसे कोरोना काल के समय में इनको बड़े गौर से देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग आमदनी इसी पे डिपेंड हैं, पेट्रोल पे, रसोई की चीज़ों पे। तो धीरे धीरे हमारी चलो पटरी आ रही है 2021 में, हम लोग आ रहे हैं अच्छे से, पर इसमें थोड़ा सा पेट्रोल कम करना चाहिए। महंगे तो नहीं होने चाहिए, आम आदमी को जो है जेब पर बोझ पड़ता है, इस देश को जो है इतना महंगाई तो ठीक नहीं है, कम होने चाहिए दाम तो, तभी आम आदमी को होगा। डीजल पेट्रोल की वजह से जो है खाद की सामग्री, राशन पानी सब महंगा है। ट्रक वाले भी हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं, तो इसलिए डीजल तो कम से कम होना ही चाहिए। पेट्रोल भी आम आदमी का एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर ही तो है, तो इसलिए महंगाई तो कम होनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में 25 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी के साथ राजधानी में पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। दूसरी ओर डीजल के दाम भी बढ़कर 79 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गए। इसी तरह कोलकाता में डीजल 83 रुपए 54 पैसे, पेट्रोल 90 रुपए 78 पैसे। मुंबई में डीजल 86 रुपए 98 पैसे, पेट्रोल 96 रुपए। चेन्नई में डीजल 85 रुपए 1 पैसे, पेट्रोल 91 रुपए 68 पैसे। बेंगलुरु में डीजल 84 रुपए 75 पैसे, पेट्रोल 92 रुपए 54 पैसे। भोपाल में डीजल 88 रुपए 15 पैसे, पेट्रोल 97 रुपए 52 पैसे। नोएडा में डीजल 80 रुपए 38 पैसे, पेट्रोल 88 रुपए 13 पैसे। चंडीगढ़ में डीजल 79 रुपए 65 पैसे, पेट्रोल 86 रुपए 17 पैसे। पटना में डीजल 85 रुपए 18 पैसे, पेट्रोल 91 रुपए 91 पैसे और लखनऊ में डीजल 80 रुपए 33 पैसे, पेट्रोल 88 रुपए 6 पैसे। ये तो पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की बात है। जरा प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या हाल रहा, उस पर भी एक नजर डालते हैं और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज प्रदेश के किस जिले में पेट्रोल और डीजल की कितनी कीमतें रही। सबसे पहले बात गुरुग्राम की करते हैं, जहां पेट्रोल 87 रुपए 41 पैसे, डीजल 80 रुपए 41 पैसे। भिवानी में पेट्रोल 88 रुपए 4 पैसे, डीजल 80 रुपए 98 पैसे। रोहतक में पेट्रोल 87 रुपए 55 पैसे, डीजल
80.52 रुपए। जिंद में पेट्रोल 87.37 रुपए, डीजल 80.36 रुपए। सोनीपत में पेट्रोल 87.03 रुपए, डीजल 80.28 रुपए। पानीपत में पेट्रोल 86.93 रुपए, डीजल 79.96 रुपए। अंबाला में पेट्रोल 87.01 रुपए, डीजल 80.12 रुपए। कैथल में पेट्रोल 87.39 रुपए, डीजल 80.38 रुपए। करनाल में पेट्रोल 87.04 रुपए, डीजल 80.05 रुपए। हिसार में पेट्रोल 87.83 रुपए, डीजल 80.77 रुपए। सिरसा में पेट्रोल 88.65 रुपए, डीजल 81.54 रुपए। फतेहाबाद में पेट्रोल 88.06 रुपए, डीजल 80.99 रुपए। झज्जर में पेट्रोल 87.48 रुपए, डीजल 80.48 रुपए। फरीदाबाद में पेट्रोल 87.46 रुपए, डीजल 80.74 रुपए। नूह में पेट्रोल 87.56 रुपए, डीजल 80.56 रुपए। पलवल में पेट्रोल 87.75 रुपए, डीजल 80.73 रुपए। रेवाड़ी में पेट्रोल 87.08 रुपए, डीजल 80.11 रुपए। पंचकुला में पेट्रोल 87.33 रुपए, डीजल 80.34 रुपए। कुरुक्षेत्र में पेट्रोल 87.21 रुपए और डीजल 80.23 रुपए। चरखी दादरी में पेट्रोल 88.01, डीजल 80.95। महेंद्रगढ़ में पेट्रोल 87.44, डीजल 80.44। और यमुनानगर में पेट्रोल 87.42 और डीजल 80.42। गौरतलब है कि जिस पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत करीब 30 रुपए के आसपास है, उस पर एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ने के बाद उसकी कीमत 86 से 87 रुपए पहुंच जाती है। यानी कि अगर टैक्स कम हो जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। बता दें कि रिफाइनरियां क्रूड ऑयल को 29 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर में खरीदती हैं, जिस पर प्रति लीटर 37 पैसे ढुलाई चार्ज लगता है। इसके अलावा केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में 32 रुपए 98 पैसे लेती है। इसके बाद इस पर डीलर 3 रुपए 69 पैसे का कमीशन जोड़ते हैं। इसके बाद राज्य का वैट या बिक्री कर 19 रुपए 92 पैसे जुड़ता है और फिर अंत में ग्राहक के पास पेट्रोल पंप पर प्रति लीटर 86 रुपए के करीब पेट्रोल बिकता है। इस तरह अगर सरकार टैक्स लेने में थोड़ी नरमी दिखाए तो जनता को इससे राहत जरूर मिलेगी। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि खाने पीने की चीजें भी महंगी होने से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप घर से गाड़ी लेकर निकलिए या आप घर से बाइक लेकर निकलिए, एक बार चिंता की लकीरें चेहरे पर जरूर आ जाती है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन आसमान को छू रहे हैं। हर तरह की महंगाई आम आदमी को बड़ी दिक्कत देने लगी है, चाहे वो हरी सब्जियों की बात करें, इसके अलावा हम गैस सिलेंडर की बात करें, तमाम चीजों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। हर रोज डीजल के भाव की बढ़ोतरी होने से हर वाहन चालक अब कहीं न कहीं घबराने लगा है कि घर से निकलते ही कितना खर्चा उन्हें होगा। लगातार डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि अब जो केंद्र सरकार का बजट आएगा उसमें महंगाई पर नियंत्रण किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार के इस बजट से भी लोगों को कोई राहत नहीं मिली। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक अब अंदाजा लग चुका होगा कि कैसे तेल के दामों में इजाफा हो रहा है और ये आम लोगों के घर के बजट को कैसे प्रभावित कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों में जो इजाफा हुआ उसका भी जो महिलाएं हैं, घर की जो गृहिणियां हैं, उनकी बजट पर भी बहुत हद तक असर पड़ा, बहुत हद तक प्रभाव पड़ा है। और सवाल यही है कि अच्छे दिन आने का वादा था, लेकिन ये कौन से दिन आए हैं। और किसानों के लिए भी अब ये महंगाई जो है वो काल बन चुकी है, क्योंकि
अगर वो ट्यूबवेल चलाएंगे या किसी भी तरीके से खेतों के अंदर पानी पहुंचाना है, तो उस सब के लिए आखिर कैसे वो सब कुछ किया जा पाएगा? क्या चीजें धीरे धीरे बढ़ती नहीं जा रही हैं, उनके दाम नहीं बढ़ते जा रहे हैं, और आमदनी आखिर कितनी हो पा रही है? और कई सवाल इस दौरान उठे। ये कहा गया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब चीजें बहुत हद तक बिगड़ चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें जब वापस पटरी पर लौट रही हैं, तो आम जनजीवन इससे बहुत हद तक प्रभावित हुआ है, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, तेल के दाम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आमदनी उतनी ही है, वो उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, ऐसे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ यहां जो बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उसको लेकर के चिंताएं हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों की भी एक चिंता सरकार के सामने बनी हुई है। कैसे किसान आंदोलन को लेकर के निष्कर्ष निकाला जा सके कि एक तरफ सरकार इस पर विचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन कैसे इस बढ़ती महंगाई पर सरकार नियंत्रण कर पाती है, यह अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार को यह देखना होगा कि कैसे इस बढ़ती महंगाई को नियंत्रित किया जाए। कांग्रेस इसको लेकर के लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस दौरान सरकार के ऊपर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार के समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये जो इजाफा हुआ था उसको बहुत हद तक स्थिर किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन आम लोगों को इससे दूर रखा गया था। उसका असर आम लोगों के ऊपर ना पड़े, इसीलिए उनको बहुत हद तक राहत दी गई थी। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन अब तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमत जब कम हो चुकी है, तो क्यों नहीं भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की जा रही है? क्यों लगातार सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? और बार बार जब यह बात की जा रही है कि जीएसटी के दायरे में इन सभी चीजों को भी लेकर आया जाए, तो ये इस पर क्यों नहीं विचार हो रहा है? वहीं दूसरी तरफ अब किसानों का आंदोलन भी है। किसान लगातार कह रहे हैं कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, और इसीलिए वो बार बार संकेत दे रहे हैं कि अगर खुले बाजार में सभी चीजें चली जाएंगी, तो अपने हिसाब से जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो जो रेट हैं वो निर्धारित करेंगे, तो आम लोगों के लिए बड़ा संकट हो जाएगा। उनके लिए कोई भी चीज खरीद पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन का दौर होगा, लेकिन अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जब निजी हाथों में सभी चीजें होंगी, तो वो दिनों दिन ऐसे ही दाम बढ़ा सकती हैं। ये संभावनाएं हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के कई नेताओं की तरफ से इस पर बयान आए, और इस पर यह कहा गया कि कांग्रेस लगातार चाहे किसान हो या आम लोग हो, उनको बरगलाने की कोशिश कर रही है। और इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर के भी अगर जिक्र किया जाए, तो आज कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया, जेपी दलाल ने इस दौरान कहा कि ये जो पूरा आंदोलन है ये सिर्फ इसी बुनियाद पर टिका है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि उससे पहले ये कृषि कानून सुधार के दिशा में बढ़ते हुए कदम माने जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो मालामाल हो रही है, सरकार को तो टैक्स पहुंच रहा है, लेकिन आम जनता तो इससे त्रस्त है। आज अगर किसी भी तरीके से आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, तो क्यों नहीं वो राहत आज दी जा पा रही है? सरकार को इसमें नीतिगत फैसला लेने की जरूरत है, और जो तेल के दाम हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उन दामों को नियंत्रित करने की जरूर इसमें कोशिश होनी चाहिए। लेकिन वहीं साथ ही साथ इस दौरान एक बड़ा विषय यह भी निकल करके सामने आया कि ऐसा रास्ता क्या हो, कैसे इस बढ़ते हुए तेलों के दामों को नियंत्रित किया जाए, कैसे इसको कम किया जाए। ये सरकार हालांकि इस पर विचार इस पर करना चाहिए, लेकिन इस दौरान कई आरोप भी लगे हैं, और उन सभी चीजों को लेकर के हम आपके सामने ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल आम लोग जब पेट्रोल और डीजल के लिए जब पहुंचते हैं, तो वहां लगभग कई जगहों पर ऐसा भी है कि 90 के पार जो है पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। कई जगहों पर प्रीमियम पेट्रोल के जो दाम है लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये आज महंगाई और खास करके पेट्रोल डीजल के दामों का जो असर है वो आपके ऊपर किस रूप में नजर आ रहा है, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। आज का ये खास कार्यक्रम इसी विषय पर है, और हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उनसे ये जानेंगे कि सरकार की इस पर आगे की नीति क्या है, बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार आखिर क्या करने जा रही है, पॉलिसी सरकार के पास बढ़ती महंगाई को लेकर के है। वहीं साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर क्योंकि इससे पहले तक कहा जाता रहा कि यूपीए सरकार के दौरान अगर थोड़ी सी भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो जाती थी या एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होती थी, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर उतर जाते थे। तो आखिर विपक्ष है कहां आज मौजूदा वक्त में, जब सरकार
ये अगर कहा जा रहा है कि सरकार इस बढ़ती महंगाई को नियंत्रित कर पाने में नाकाम साबित हो रही है, तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या है और विपक्ष आखिर आज है कहां? आम जनता की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाने का आखिर किसका काम है? इन सभी चीजों को लेकर के आप विपक्षी खेमे से भी यहां सवाल किए जाएंगे। लेकिन इस दौरान बात किसान आंदोलन को लेकर के भी होगी। कल रेल रोको का अभियान किसानों के द्वारा किया जा रहा है और कल के इस अभियान को लेकर के पहले से ही अलग अलग जो किसान संगठन हैं उन्होंने आह्वान किया है देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के रेलवे स्टेशनों पर रेल रोको का आंदोलन सफल बनाने के लिए, इस अभियान को सफल बनाने के लिए बाकी इलाकों के किसानों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। लेकिन कैसा ये आंदोलन रहता है, क्या ये अभियान का प्रभाव सरकार के साथ होने वाले अगले दौर की बातचीत पर पड़ेगा? और बातचीत का जो सिलसिला अभी तक रुका हुआ है, गतिरोध जो बना हुआ है, आखिर वो गतिरोध कब टूटेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसको लेकर के सवाल कई हैं, सरकार से भी जानेंगे और विपक्षी खेमे से भी जानेंगे कि कैसे वो सरकार को आगे आने वाले समय में घेरा जा रहा है। और चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से आपको उससे पहले आपको बताएं कि लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे और साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि क्या चीजें हैं, लेकिन जरा आज का सवाल भी आपको बता दें। सवाल ये कि आम आदमी को महंगाई की मार से राहत दिलाने के लिए क्या सरकार को पेट्रोल डीजल के टैक्स में कटौती करनी चाहिए? हां के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और जल्दी से हमें भेज देना है। और आपके द्वारा दिया गया इस सवाल का जो जवाब है वो इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपके साथ साझा करेंगे। और चलिए जरा आज के खास पैनल से अब आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वंदना जी बहुत स्वागत है। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले वंदना जी, बढ़ती महंगाई को लेकर के आज आम लोगों के जहन में भी यही बड़ा सवाल है कि आखिर पेट्रोल डीजल के दामों ने जो आग लगाई है, राहत मिलेगी? सरकार की नीति क्या है, इस पर विचार किया जा रहा है। इस बढ़ती महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? कहा महंगाई के बारे में, दूसरा आपने कहा पेट्रोल डीजल के रेट के बारे में। अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो आपके सामने कुछ मैं डेटा रखना चाहूंगी, दोनों ही बात का जवाब दूंगी, पेट्रोल डीजल का भी और महंगाई का भी। जी, महंगाई में मैं गिनती हूँ वो चीजें जो बहुत आवश्यक हैं, वो अगर हमें सही रेट पर मिले तो मैं बोलूंगी कि वहां पर महंगाई नहीं है। अगर मैं दालों की बात करूं तो तुअर दाल 2014 में 210 की थी, आज 94 रुपए की मिल रही है। मूंग दाल 180 की थी, आज 110 की मिल रही है। चना दाल 125 की थी, वो 64 रुपए की मिल रही है। उड़द दाल 178 की थी, 115 की मिल रही है। चीनी 45 के बजाय 38 की हो चुकी है और आटा 36 के बजाय 30 का हो चुका है। ये तो आपका जवाब है महंगाई को लेकर। मैं मानती हूँ कि जो जरूरी चीजें हैं उनको हमने कोशिश की है, उनके रेट को हम कम करें। लेकिन एक बड़ी बात और भी है शुभेंदु, हमें मानना चाहिए कि एक ऐसे दौर से पूरा विश्व निकला है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व निकला है। एक महामारी का समय था, वो बात अलग है कि हमने भारत ने उसको बहुत अच्छे ढंग से फेस किया। हमने लॉकडाउन लगा दिया और उसके बाद वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, स्प्रेड भी हुआ तो उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया। हमारी वैक्सीन भी जल्दी आ गई, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ना था। ये मुझे लगता है देश के जितने भी लोग लेकिन हैं वंदना वो समझ रहे हैं। वंदना जी, पेट्रोल डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहा है, आपने जो दालों के और जो खाने पीने की चीजें हैं उनके दाम जो बताए हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, अगर सप्लाई होती है तो क्या इन दामों में इजाफा नहीं होगा? मैं आपकी उसी बात पर आ रही थी शुभेंदु। आपने मैंने आपको कहा कि दो बातें हैं, मैं दोनों का ही जवाब दूंगी। जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, पेट्रोल डीजल की बात मैं सही मानती हूँ कि रेट जो है वो बढ़े हैं और उसके लिए जो हमारी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय है उसने ऑलरेडी सिफारिश कर दी है कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको घटा देना चाहिए। फिलहाल यही एक सोल्यूशन है और उसकी तरफ हम वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप बार बार बोल रहे थे कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष तो अपने राज्यों में भी नहीं कम कर रहा ना। आप ये देखिए, हरियाणा में अगर पंजाब की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, तो हरियाणा में पेट्रोल सस्ता है। अगर राजस्थान की बात करें या पंजाब की, हरियाणा में मैं आज के डेट का बताती हूँ, 17 फरवरी को 87 रुपए पेट्रोल है और राजस्थान में 96 रुपए 54 पैसे और पंजाब में 91 रुपए 9 पैसे, महाराष्ट्र में 96 रुपए 41 पैसे, हरियाणा में सबसे कम है। जो भी भाजपा आज आप पूरे पंजाब में हार के आई है, पूरे के पूरे उसमें आप हार के आई है। आप झूठे तथ्य पेश कर लिए सारे। मेरे पास 17 फरवरी के पेट्रोल डीजल के रेट है, अभी आपने भी सुना होगा
शुभेंदु जी ने पूरे एक एक स्टेट के यहाँ पर बताया। आपने जो आप मुझे दोबारा बताया, आपने जो बताया, मुझे नहीं पता कि कौन बोल रहे हैं। सतीश जी ठीक है, लेकिन वंदना जी एक बड़ी टीस है, इसीलिए सतीश जी को बीच में बोलना पड़ा। मुझे लगता है शायद यही कारण होगा कि अगर कोई खेतीहर मजदूर, अगर कोई किसान अगर अपने खेत में जाता है तो किसी भी तरीके से कोई काम करता है या ट्रैक्टर चलाता है या रोजमर्रा के लिए दोपहिया वाहन का अगर इस्तेमाल करता है, तो चाहे पेट्रोल हो या खाने पीने की चीजों को लेकर के ट्रांसपोर्टेशन में जो डीजल का इस्तेमाल होता है, दाम बढ़ने से इसका असर तो आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है ना। दर्द तो होगा जब वो जाएंगे और पेट्रोल और डीजल डलवाएंगे। बिल्कुल सही बात है शुभेंदु, उस चीज के लिए मैं इनकार भी नहीं कर रही। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी जाए, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी आपको समझनी होगी। 2004 में जब कांग्रेस आई थी 33 रुपए 71 पैसे पेट्रोल का रेट था, 14 में गए तो 71 रुपए 41 पैसे था, 38 रुपए। और 2021 में मैं राउंड ऑफ में करके 89 रुपए लेकर चल रही हूँ, तो हमें 18। सतीश जी ये कोई तरीका नहीं है, आप तो हर एक आंकड़े को झूठा ठहराएंगे। मैं तो मान रही हूँ पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, अब हम उसकी तरफ से बढ़ रहे हैं, किस चीज को सुधारा जाए। आप अपने बारे में बोलिएगा ना, आप तो ये सोच कर आए हैं कि जो भाजपा की प्रवक्ता है उसको झूठा ठहराना है और वही आप शुरू हो जाते हैं। आप मेरी बात सुनिए, अपनी बात रखिए। अरे एक स्वस्थ डिबेट ऐसे ही होती है, आप अपनी बात रखिएगा। मैं बता रही हूँ ना कि जब 10 साल में 38 रुपए बढ़े हैं और यहाँ पर हमने सिर्फ 18 रुपए बढ़ाए हैं, लेकिन उसमें भी मैं आपको बोल रही हूँ कि हम ऑलरेडी इसके बारे में सिफारिश कर चुके हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो घट जाए, जल्दी से जल्दी जो इसके रेट है कम हो जाए। मैं तो ये नहीं कह रही कि हमने रेट बढ़ाए नहीं, मैं कह रही हूँ रेट बढ़े हैं और उस डायरेक्शन में है हम। चिल्लाने के लिए अगर आप डिबेट में हैं, मुझे लगता है ठीक है वंदना जी, आपने जवाब दिया है। आपने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए सरकार विचार कर रही है। सतीश जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं सुखबीर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन सतीश जी जरा जल्दी से रिएक्शन। जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बताया वो किसान का लूटा हुआ माल है। दाल है वो किसान की, आटा वो किसान का, सब्जी है वो किसान की, वो डीजल इतना महंगे पैदा करके नहीं। कौन सा किसानों का लूट लिया माल? अरे कांग्रेस को फ्री में खिलाने का काम किसान कर रहा है, वो भूल गए क्या? तुम्हारी जमीनों को बचाने का काम किया हमने। मैंने ऐसी क्या चीज बता दी माल दिख रहा है? कौन सा लूटा हुआ माल दिख रहा है? अरे अपनी बात को ठीक रखिए। बैठा हुआ है, किस तरह आप आज टूल किट में फंसाने के लिए किसान को मारने का काम कर रहे हैं। कभी उग्रवादी बताया जा रहा है। आप टूल किट का इस्तेमाल आपके भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर पर देखिए जाके, टूल किट उसमें है क्या नहीं है। टूल किट आज कौन से इंटरनेट पर नहीं मिलता। आप एक देश को बरगलाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं, मैं सभी से रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है, मैं सतीश जी मैं इस पर जवाब लूंगा वंदना जी आपसे। ठीक है सतीश जी, आपने अपनी बात रखी है। सुखबीर तंवर जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। सुखबीर जी, बढ़ती महंगाई को लेकर के एक बड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने ये कहा है कि इस बारे में विचार किया जा रहा है, नीतिगत तरीके से इस पर फैसला लिया जाएगा, विचार चल रहा है। सुखबीर तंवर जी मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया है। आप सुमित गौड़ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित जी बहुत स्वागत है। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का रिएक्शन भी सामने आया। बढ़ती महंगाई को लेकर के ये सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया और ये कहा भी गया कि अच्छे दिन कहां हैं, लेकिन विपक्ष कहां है। मेरा सवाल यह है कि सर विपक्ष कहां है? जी सुमित जी, मैं खाली हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। आज देश की जनता, हर वर्ग, किसान, गृहिणी, युवा सभी त्रस्त हैं और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी बीजेपी की हमारी साथी प्रवक्ता वंदना जी खुद एक गृहिणियों के दुख को नहीं समझ रही, उल्टा उनके का मजाक उड़ा रही है, अपने झूठे अपने आंकड़े रखे यहां पर। और रही कांग्रेस की बात, हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पे ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं जहां पे बीजेपी के नीति और नियतों के खिलाफ हमने प्रदर्शन नहीं किया हो। महंगाई को लेके, किसानों के मुद्दे को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, क्राइम को लेके, आप ये देखिए, ये वही बीजेपी सरकार है जब कांग्रेस ने 60 रुपए का पेट्रोल 62 रुपए किया था, 58 रुपए का पेट्रोल
60 रुपए लीटर किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी गैस के सिलेंडर सरों पे लेके जंतर मंतर में बैठ चुके थे। आज इन्होंने वही पेट्रोल डीजल 90 पार पहुंचा दिया। दूसरा, वंदना जी का झूठ से भरा एक इन्होंने और आंकड़ा दिया है। इन्होंने भाना, सहारा, जैसे बैसाखियों की सरकार है इनकी, इन्होंने सहारा लिया कोविड का। इनकी मैं याददाश्त दुरुस्त कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो जीडीपी देश की गिरी हुई है, कोरोना के आने से पहले गिरी हुई है। जो बेरोजगारी का आंकड़ा इस देश का बढ़ा हुआ है, कोरोना के आने से पहले बढ़ा हुआ है। अपनी विफलताओं को एक जीप में भर के इन्होंने कोरोना से टक्कर मार दी है। कोरोना के बहाने लेने बंद कर दीजिए। इस जनता आपके जुमलों से तरस आ चुकी है, झूठे बजट से तरस आ चुकी है। अपनी घोषणाओं पे क्रियान्वित कीजिए, आमली जामा पहनाइए। इस देश में प्रदेश की जनता को चलिए ठीक है, ठगना बंद कर आपका दीजिए। कहना यह है कि कोविड से पहले भी देश की स्थिति कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। एक छोटे से ब्रेक बिल्कुल में नहीं थी। सतीश जी मैं आऊंगा आपके पास और मैं वंदना जी से भी जवाब लूंगा, लेकिन अब छोटे से ब्रेक ले, यहां रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार जानेंगे कि कोरोना संक्रमण के इस दौर का बार बार जिक्र कर दिया जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं, हवाला देते हैं कि कोविड की वजह से ही देश की आज ये स्थिति हुई है, बहुत हद तक नुकसान हुआ है, लेकिन उससे पहले देश की स्थिति क्या संभली हुई थी? बड़ा सवाल यही। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और महंगाई को लेकर के आज चर्चा है और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के ऊपर इसका असर डाला हुआ है। जरा सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मैं वंदना जी से जवाब दूं, लेकिन उससे पहले सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी, जरा जल्दी से मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। बढ़ती महंगाई को लेकर के विपक्ष की क्या स्थिति है और इसको लेकर के ये कह दिया जाता है कि यूपीए सरकार में अगर जरा से भी दाम बढ़ते थे तो बीजेपी सड़कों पर आ जाती थी, लेकिन आज विपक्ष कहां है फिर? आपको याद दिलाऊं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नारा प्रचलित हुआ था, भाजपा का देखो खेल, खा गई घंटा पी गई तेल। आज वही स्थिति पुनः इस राष्ट्र में उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल के दाम है, निसंदेह अतीत की सरकारों ने जिस प्रकार से नियंत्रण रखा था, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस नियंत्रण को करने में पूर्णतः विफल रही है। इसमें कोई शक और संदेह नहीं। आपको भी अच्छी तरह से पता है, जब भी तेल का दाम बढ़ता है तो जो भी हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब का दाम बढ़ जाता है और सामान्य जनजीवन और बजट अस्त व्यस्त होना लाजमी है। देखिए, कोरोना काल में लोगों का रोजगार चला गया, इसमें कोई शक और संदेह की गुंजाइश नहीं है। नोटबंदी से लोगों का रोजगार चला गया, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। और कृषि ने जिस प्रकार से कोरोना की वैश्विक महामारी में इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बचाया, जो -3.9 पे भी है, तो उस जाके रुकी, नहीं तो इस देश का क्या होना था वो आप भी उसका आकलन कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज जिस कृषि ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, आज उसी अन्नदाता को सरकार पूंजीपतियों को पोषित करने के लिए अन्नदाता को दिवालिया करने पे तुली हुई है। निसंदेह जिस प्रकार का इनका प्रयास है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन का कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को पोषित करने के लिए ये जो तीसरा कानून है, और हालांकि इसका कृषि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने कृषि के नाम पे जिस प्रकार से देश और प्रदेश को प्रगलाने का प्रयास किया है, मेरा तो ये कहना है। मैं जरा ठीक है सर, ठीक है, मैं सतीश जी आता हूं। लेकिन वंदना जी, ये कोरोना संक्रमण का हवाला दे दिया जाता है और ये सिर्फ एक बहाना मात्र है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि न सिर्फ संक्रमण के इस दौर के बाद बल्कि इससे पहले भी देश की स्थिति तो ठीक नहीं थी। देखिए शुभेंदु, सबसे पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले सतीश जी की बात का जवाब मैं यहाँ पर देना चाहूंगी। कहते हैं ना कि जहाँ पर दर्द हो वहीं से आवाज निकलती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महंगाई की, पेट्रोल की, डीजल की, और ये टूल किट पर पहुंच गए। अरे आप यहाँ पर बोल रहे हैं आतंकवादी बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। हमने तो कुछ नहीं बनाया। 26 जनवरी को जो हुआ पूरे देश ने देखा। उस समय क्या कहा गया कि अरे तो भाजपा के लोग हैं, और जब भाजपा के लोग आप जिनको आप कह रहे थे, और उन्हीं के लिए आपने क्या बोला, जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। कांग्रेस क्या कहती है, हम 70 वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे इन लोगों को बचाने के लिए। अरे भाजपा के लोगों के लिए इतना दर्द कैसे हो गया? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अपने ही लोग थे, और जो हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे सच्चाई थी। आपके कंधे पर जो लोग बंदूक रख के चला रहे, उससे आप बचना सीखिए। छोटे
बुद्धू राम जी कहते थे मेरे भोले किसान अपने दुश्मन को पहचानना सीख ले। वही तो हम बार बार कह रहे हैं आपको कि किसने कहा, बार बार कहा जा रहा है ना। कृषि अभी सुखबीर सिंह जी यहाँ पर बोल रहे थे कि उद्योगपतियों के लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आशंका पर आधारित। मुझे एक बात बताइए, किसान की मजदूर की सरकार है, 2024 में फिर इलेक्शन फेस करेंगे, डिक्टेटरशिप नहीं है ये, लोकतंत्र है। और 2024 में जब इलेक्शन फेस करेंगे तब हम इस बात पर फेस करेंगे कि हमने किसानों की आय को ठीक है, कर दिया है। ठीक है, उसी के डायरेक्शन में ये चल रहा है। दूसरी बात, सुमित गौड़ यहाँ पर बोल रहे थे कि मजाक से नहीं आंकड़े दे रही है, तो अच्छा ऐसे करिए, आप इन आंकड़ों को जुटला दीजिए। मैं आपको आंकड़े दे रही हूँ, आप सही आंकड़े बता दीजिए क्या है, उनको जुटला दीजिए अगर आपको ये मजाक लग रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको आंकड़े बता, ठीक है, आपने लग रहा है। जहाँ तक आपका प्रश्न है शुभेंदु, कोरोना का आप यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं एक आपको बोल रही हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पर जरूर है कि कोरोना से अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचा है, ये हम सभी मानते हैं। लेकिन हम जितनी जल्दी निकल कर आए, मुझे लगता है कोई और देश इतनी जल्दी निकल कर नहीं आया, भारत बहुत जल्दी निकल कर आया है। और विकास के लिए आगे आप देखेंगे, हो सकता है थोड़े समय के लिए हमें सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था होने वाली है। वही तो सवाल है ना वंदना जी कि अब हम उस स्थिति से बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन आम लोग जिनकी नौकरी चली गई या वापस से आधी सैलरी पर काम कर रहे हैं या फिर अब नौकरी की तलाश में हैं, वो जब जा रहे हैं अपने दफ्तर के लिए, पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी गाड़ियों में या दोपहिया वाहन में, तो उनके दिल से पूछिए ना, जिस घर के अंदर वो गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं उसके दामों के अंदर इतना तेजी के साथ इजाफा होता है, तो उनसे पूछिए ना गृहिणियों से। देखिए शुभेंदु, नॉन सब्सिडाइज अगर आप सिलेंडर की बात करें तो वो जो है उसमें तकरीबन 1000 के करीब था, जो अभी भी उसका कंपैरेटिवली रेट कम है, जो कांग्रेस के समय था उससे कंपैरेटिवली रेट कम है। मैं मानती हूँ कि थोड़े से जो रेट हैं वो बड़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सब चीजों को हम कंट्रोल करें। लेकिन एक चीज, अभी आपने रोजगार की बात यहाँ पर PMIE, ये इनकी अपनी ही कोई एक प्राइवेट संस्था है जिसमें चिदम्बरम जी का कोई करीबी रिश्तेदार व्यक्ति है जो जुड़ा हुआ है। उसने कहा कि कोरोना काल में जितनी नौकरियां गई वो जुलाई अगस्त की बात वो कर रहे हैं कि तकरीबन 70-80% वापस आ गई। ये जुलाई अगस्त 2020 की बात कर रहे हैं, अब तक तो कितनी वापस आ गई होंगी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि नौकरियां गई, लेकिन हम उसको मोदी जी कहते हैं ना कि हमें आपदा में अवसर ढूंढना है। जब तक हम लोकल के लिए नहीं जाएंगे तब तक कहीं ना कहीं लोकल के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से रिएक्शन सतीश जी। मैं प्रवक्ता जी से एक बात पूछना चाहूंगा, कोरोना तो पाकिस्तान में भी था, कोरोना तो श्रीलंका में भी था, कोरोना तो बांग्लादेश में भी था, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था तो हमारे से आज भी अच्छी है। और रही बात पूंजीपतियों की, तो कोई पूंजी कम नहीं हुई, उनकी तो जो है बड़े बड़े 4-5 पूंजीपति हैं, उनकी तो हमेशा बढ़ती जा रही है। नहीं, आप तो इस तरह बोल रही है, आपने तो हमेशा तो आपने देश को बेचने का काम किया। 27 बैंकों के तो आपने 12 बैंक कर दिए, एयर इंडिया आपने बेच दिया, रेलवे आपने बेच दिया, HMT ट्रैक्टर आपने बेच दिया, HMT घड़ी आपने बेच दी। क्या क्या बेचोगे? अब इस किसान की भी बोली देश में खड़े होकर लगाने का काम करेंगे। किस तरह पिछली सरकार ने किसानों को बचाने का काम किया था? जहाँ पर जाता हवाई जहाज से इमरान खान का रख दिया जाता है, कमाल कर दिया। कुछ तो सोचिए, क्या देश कुछ नहीं आपके लिए? पाकिस्तान आपको अच्छा लग रहा है, होकर आए वहाँ पर, आप होकर आए वहाँ पर, आपके चैनल के चारों चैनल जो नेशनल मीडिया है वो इनकी गरीबी दिखाता है, देश को भी दिखाता है, देश आज किस तरह फांसी खाता और है। आज आपको वो अच्छा लग रहा है, आप वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी लग रही है, आप होकर आए हो वहाँ पर। नहीं, इसमें ठीक है वंदना जी, एक मिनट। सतीश जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं इस आंदोलन को हाईजैक तो नहीं कर लिया गया। ये जो आज किसान नेताओं के बोल हैं या जिस तरीके की स्टेटमेंट हैं, उसमें खेती और किसानी की बात नहीं है, इसमें देश की राजनीति की बात होने लगी है। तो क्या राजनीति की तरफ ये पूरा आंदोलन क्या मोल्ड हो चुका है? राजनीति की तरफ राजनीतिक मुद्दे उठने लगे हैं? बिल्कुल भी नहीं, पूरे का पूरा आज भी किसान आंदोलन चला रहा है। लेकिन बीजेपी कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने शुरू से ही इसको आतंकवादी बताने का काम किया, किस तरह ईडी भेजने का काम किया, किस तरह सीबीआई को लगाने का काम किया, किस तरह आज तक किसानों को हक नहीं मिलने पा रहा। आतंकवादी झूठ मत फैलाइए,
आपके चैनल पर बैठे हुए आपके खुद ही लोगों ने बोला किसान किसानों का को किसी फॉर्चूनर ने में नहीं घूमता कहा, है, किसान तो उसमें आतंकवादी चलता थे, है। वो सामने चेहरा आ गया 26 जनवरी को। 26 जनवरी को चेहरा सामने आ गया फिर उनका। आतंकवादी थे तो आप हमने 40% किसानों को टैक्स किसी किस ने भी बात का ले आतंकवादी रहे नहीं थे? कहा। खालिस्तान के चलिए कैसे ठीक है, झंडे फहराए ठीक है, थे? मैं जरा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। सुमित गौड़ जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित गौड़ जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहा है, बार बार कहा जाता है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान किसानों को बरगलाने वाले, भटकाने वाले, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये अफवाह जो किसानों के मन में बनाई है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये डर का माहौल जो बनाया गया है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। शिवेंदु जी, इन बीजेपी के नेताओं के हिसाब से जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तब तो कांग्रेस स्टैंड्स नोवेयर, तब तो कह देते हैं कांग्रेस कहीं है ही नहीं। और जब भी किसी प्रदेश में कहीं कोई राइट्स हो, कोई कुछ लोग अपनी मांग के लिए जायज तरीके से सड़कों पे आए और वो अपनी मांग को रखें तो वो कांग्रेस करा रही है। अब उस समय कांग्रेस इतनी मजबूत हो जाती है कि लाखों किसान सड़कों पे आ जाते हैं। ये बीजेपी वालों की कही हुई बातें हैं, इनकी जुमलों में, इनकी बातों में की तरफ मैं तो डिस्कस करना भी मैं शर्म समझता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान हितैषी रही है, हर वर्ग की हितैषी रही है और कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इन किसानों के लिए, सभी वर्ग के लिए हमेशा हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलनरत रहा है। और ये खुद वंदना पोपली जी ने भी देखा हुआ है। इस समय भी हमारे जो प्रदेश में, देश में जितने ज्ञापन, जितने प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी आम लोगों के लिए कर रही है उतने किसी ने नहीं करे। हरियाणा की, अगर अकेले हरियाणा की बात करें, हर जिले वाइज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा खुद कुमारी शैलजा जी के आह्वान पे, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हर जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रदर्शन कर चुके हैं किसानों के लिए, महंगाई के लिए। कांग्रेस पार्टी जब तक इस गूंगी बहरी सरकार को या तो जगाना दे या भगाना दे, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है और लड़ता रहेगा। ठीक है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, आज अगर किसी ने कहीं जाने की सोचना हो तो 10 बार सोचता है। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं वंदना जी का महिला होने के नाते भी बड़ा सम्मान करता हूं। एक महिला होके जो आज ये खुद रसोई चलाती होंगी, आज हर महिला चाहे कुछ भी काम किसी भी लाइन में हो, सब अपना किचन देखते हैं। मैं वंदना पोपली जी को चैलेंज देता हूं आपके सामने ऑन स्क्रीन कि ये आपने दिल पे हाथ रख के बोल दे कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल कांग्रेस टाइम से ज्यादा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। पहली बात सुमित जी वो खुद ये मान रही हैं, उन्होंने माना है, वो कह रही हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कोरोना से पहले ही जीडीपी इस देश की बिगड़ी हुई थी। कोरोना से 1 साल पहले से बेरोजगारी का बहुत बुरा आलम है। कोरोना के से पहले से क्राइम व्यवस्था का बुरा आलम है, कोरोना के पहले से। तो ये अपना फेल्योर कोरोना के ऊपर ना डालें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कोरोना के ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया है, कोरोना को ही इसमें। और आमदनी, ठीक है सर, इन्हें 3 चीज दिखाई देती है, अडानी, अंबानी और आमदनी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सुखबीर जी आपके पास आऊंगा। वंदना जी जरा जल्दी से जवाब। से पहले इन्होंने कहा कि इलेक्शन में इनको कांग्रेस लगता है कि कहीं पर भी नहीं है, और अभी वो कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ कर रही है। बिल्कुल कांग्रेस ही सब कुछ कर रही है, क्योंकि सामने तो है नहीं, जमीन पर तो है नहीं। हथकंडे अपनाते हैं, बार बार बोल रहे हैं महिला होने के नाते, महिला होने के नाते। अरे अपने महिला नेता का भी जवाब दे दो ना। शराब ही संजीवनी है। विद्या रानी ने क्या बोला कि शराब बांटो, हमारे लिए संजीवनी होगी। नेता खुद मान रही है, खुद मान रही है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। संजीवनी मिल जाएगी। बीच में नहीं बोलिए, बहुत लंबा बोले, मैं एक शब्द नहीं बोली बीच में, बहुत लंबा बोले। आपका भाषण सुना। ठीक है वंदना जी बताइए, बताइए। आपको सुनना पड़ेगा। आपकी जो नेता है वो क्या कह रही है, घी बांटो, पैसे बांटो, शराब बांटो, कि हमारी जो पार्टी है बिल्कुल खत्म हो गई है, किसान आंदोलन से ही हमारी जीत जाएगी। मतलब शराब आपके लिए संजीवनी है। और कौन बोल रही है, एक महिला नेता। आप मुझे बार बार बोल रहे हैं महिला महिला, आप अपनी महिला नेताओं को तो संभाल लीजिए पहले कि वो क्या बोलती हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि शराब से हमारी जो पार्टी को है संजीवनी मिल जाएगी। तो आपको तो हर एक मुद्दे में संजीवनी दिखाई देगी। ठीक है, पेट्रोल की ठीक है वंदना जी, ठीक है, मैं सतीश जी आऊंगा, लेकिन सुखबीर जी ठीक है, मानती हूँ कि पेट्रोल बढ़ा है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि उसको कम करें, हम लगे हुए हैं उसके लिए। ठीक है सुखबीर तंवर जी, किसानों के इस मूवमेंट में किसानों का साथ देने के लिए अभय चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब बढ़ती महंगाई को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल आगे क्या करने वाली है?
देखिए शुभेंदु जी, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में बिल्कुल जो जिस प्रकार के गदर मचा रखा है, केंद्र की सरकार का भी और प्रदेश की सरकार का भी, जिस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो आज समस्त वर्ग इस देश और प्रदेश का दुखी है। और जहां तक करने की बात है, हमने अतीत में भी जब भी जो भी कोई बेकायदगी हुई उसकी बहुत मजबूती से आवाज उठाई। किसान आंदोलन का आप कह चुके हैं, इस देश और प्रदेश को पता है। इस राष्ट्र के सांसदों और विधायकों को, जिनकी संख्या हजारों में, सिर्फ एकमात्र अवैसी जी चुटाड़ा है जिन्होंने किसान के दर्द को समझा और अपना इस्तीफा दिया। निसंदेह हम किसान के हक में जो हम लड़ाई लड़ सकते हैं, पहले भी लड़ी, जब से काले कानून तो चलिए मैं इस पर एक सवाल मैं सुमित जी से कर लेता हूं। मैं इसी आप कह रहे हैं कि अभय चौटाला ने किसानों का साथ देते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया। सुमित गौड़ जी, ये कहा जा रहा है कि अगर किसानों का साथ देना है तो उनके साथ आकर के बैठना होगा। कांग्रेस पार्टी इसमें कहां है? शिवेंदु जी, हमारी कांग्रेस पार्टी के भारत के स्तरीय, हमारे हरियाणा के प्रभारी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता, देश के तमाम नेता इन किसानों के साथ बैठे हैं, इनके साथ हर तरह से इनकी हौसला अफजाई करी है और इनकी सही बात को सही कहा है और इनकी पुरजोर इनका समर्थन किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक इस्तीफा देने मात्र से, अगर आप कह दें एक मात्र विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया, अगर इससे अगर इस बात का आप फैसला करते हो कि कौन किसान हितैषी है, ऐसे कोई हम नहीं कह सकते। किसान हितैषी अगर है तो इस प्रदेश में और देश में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। सुखबीर जी, इस्तीफा देने से कुछ नहीं है, इस्तीफा देने से कुछ नहीं है, किसानों के साथ होना चाहिए बस। वंदना जी, सुखबीर जी, वंदना हमारी छोटी बहन बजट बनाने में लगी, गाथा तो उनके घर में भी है ना। देखिए, निसंदेह जिस प्रकार का आज केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, जब 200 से ज्यादा किसान बंधुओं की मौत हो चुकी है और इस आंदोलन को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, निसंदेह दुखदायी है। आज केंद्र सरकार को अपने काले कानूनों को, जो बिना किसी अपेक्षा के बनाए हैं, किसी भी ना राजनीतिक दल ने ना किसान संगठन ने इन कानूनों की मांग की, इन कानूनों का एवलम वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे और इसके अलावा जो महंगाई पे तुरंत प्रभाव से नियंत्रण करे, ताकि इस देश का आम इंसान ठीक है। मैं जरा सतीश जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि कल रेल रोको का जो आपने कार्यक्रम किया, इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आह्वान भी किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है और इससे क्या हासिल होगा? सतीश जी, बताना भाई। सतीश जी मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद कुछ तकनीकी खामी आ गई है। लेकिन वंदना जी, अब नहीं आ रही। ठीक है, वंदना जी से जरा मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। वंदना जी, अब इस दौरान एक तो मसला महंगाई को लेकर के है और दूसरा बड़ा विषय जो कि कल रेल रोको का अभियान भी है, इसको लेकर के सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कैसे तैयार किया जा रहा है? देखिए, जो रेल रोको का इनका कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि किसानों को समझना पड़ेगा कि जब तक टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक इसके मुद्दे का सोल्यूशन नहीं होगा। एक यहाँ पर एक चीज पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जितनी बार भी वार्ता हुई उस समय जितने भी किसान के जो नेता है, 40 जो उनके जत्थेबंदियों के जो लीडर्स हैं, वो जाया करते थे और बात किया करते थे वो, और बात करने के बाद पूरा दिन बातचीत चलती थी। बातचीत चलने के बाद वो बोलते थे कि हमें वापस बॉर्डर पे जाना है और वहां पर हम बातचीत करेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। अरे सारे जत्थेबंदियों के जब लीडर यहाँ पर हैं, सारे किसानों ने उनको लीडर बना दिया, तो 40 बोलो ना कि हमें थोड़ा सा कहीं पे कोने में जगह दे दो, हम वहीं पर बैठ के डिसाइड करके अभी बता देंगे। बॉर्डर पे ऐसा कौन बैठा था जिससे आपको पूछने जाने के लिए पूछना पड़ता था? एक बहुत बड़ा कारण है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको पीछे से आगे धकेल रही हैं और जो ताकतें इनको आगे से धकेल रही हैं, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। इसको विशुद्ध किसान आंदोलन बनाकर अगर आप बात करेंगे सरकार से तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। उसके बाद आप रेल रोके, बस रोके, चक्का रोके,
सोल्यूशन तो टेबल पर ही होगा। तो मेरा यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है इनसे कि इसका ध्यान रखें कि जो बातचीत से उसका सोल्यूशन हो सकता है। पूरा देश परेशान है, सतीश जी, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि यानी कि समाधान तो टेबल पर आकर के ही होगा ना सतीश जी, लेकिन रेल रोकने से क्या होगा और क्या हासिल होगा इससे? मैं शुभेंदु भाई 2000, जैसे मैं पहले प्रवक्ता जी का जवाब दे दूं, 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो आज, जब वो अपने मुख्यमंत्री काल में दिल्ली में किस तरह हथेली पीट के इस तरह करते थे, महंगाई कम हुई, महंगाई कम हुई, महंगाई कम हुई। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपसे महंगाई कम हुई क्या? उस टाइम पे तो $140 प्रति बैरल तेल बिक रहा था, आज तो 63 रुपए है, 63 रुपए है। आप पे महंगाई कम हुई क्या? मैं इसका जवाब दे दूं, बाकी बात कर लेना। मैं माननीय बाकी बात आपने सिर्फ 10 सेकंड इस बात का जवाब। प्रवक्ता जी सुनिए, पहले आप सुनने का मतलब रखिए, आप सुनने का मतलब बंदरा जी एक एक करके दे देते हैं, किस तरह मैं जवाब दे दूंगा आपसे। किसान किस तरह बार सरकार ने बुलाते ही वहां पर उनके दरवाजे पे खड़ा पाया गया, और किस तरह किसान को वहां से दुदकार के बोला गया, आपने के कानून मान्य होंगे, ये है तो ये है। तो किसान भी अपना हकी है, किसान खून पसीने से देश को खिलाने वाला अन्नदाता है, किसान बिल्कुल भी घबराने वाला नहीं है। गलत बात मत करिए यहाँ पर, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत नहीं करिए। सतीश जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि कल रेल रोको से आखिर हासिल क्या होने वाला है? आखिरकार बातचीत तो टेबल पर आकर के करनी होगी ना, तो रेल रोको से हासिल क्या होगा? शुभेंदु भाई, सरकार बुला तो नहीं रही बातचीत करने के लिए। किसान तो आज मजबूरी में इस गूंगी बैठी सरकार का कान खोलने के लिए रेल रोकने का प्रोग्राम बना रहा है। किसान को इतना टाइम कहा, किसान की फसल खराब हो रही, किसान पे तो आज दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो उसकी फसल खराब हो रही है, ऊपर से उसकी जमीन छीनने का डर सता रहा है किसान को। आज किसान इतना बेहाल हो चुका है, अब भाई आज वो अपने बारे में कुछ सोचने के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। किस तरह आज ये सरकार, आज ये किस तरह ये सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलकर इस देश को पीछे, किसानों को पीछे धकाने का काम कर रही है। कैसे जाएगी वो बता दो, जमीन कैसे जाएगी ये बता दो आज मुझे। इतने जिस तरह डीजल पेट्रोल चला गया, जमीन कैसे जाएगी ये बता दो। जिस तरह टूल टैक्स चले गए, जिस तरह आपकी सरकार ने 38 किलोमीटर पर टूल टैक्स लगाने का काम किया, किस तरह आज देश का गरीब आदमी रोटी खाने के लिए मजबूर है। मुझे एग्जाम्पल मत दो, जैसे धारा 370 गई उसका भी बोलो आप, जैसे राम मंदिर बन गया ऐसे ही इसी तरह जमीन भी चली जाएगी, किसान की जमीन भी बनी रहेगी, जैसे राम मंदिर बन गया इसी तरह चली जाएगी, क्योंकि चार किसान अमीर बनेगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी और ये मोदी राज में होगा। किसान अमीर नहीं बना, किसान रहेगा नहीं। इस चीज को मत भूलना। ठीक है सुमित गौर जी, ठीक है मैं जरा जल्दी से ठीक है सुमित गौर जी, कल रेल रोको का कार्यक्रम है, किसान आएंगे, सड़कों पर आएंगे, ट्रैक पर पहुंचेंगे। आगे क्या इस पूरे मूवमेंट को, क्योंकि खापों की तरफ से भी समर्थन दिया गया है, कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी क्या इस पूरे मूवमेंट में अपना साथ देने वाली है आगे कल के इस कार्यक्रम में भी? शिवेंदु जी, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से हर फैसले पे किसानों के साथ है। दूसरी बात, आज ये किसान जो भी कर रहे हैं, हंसे या वंदना पब्लिक जी हंस रही है, कभी किसानों का मजाक उड़ाते हैं, कभी किसानों का, कभी गृहिणियों का। नंबर दूसरा, आज ये किसान रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो नहीं ले रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा को तो नहीं समझ में, जब इन्होंने आज से 3 महीने पहले जब इन्होंने दिल्ली एंटर करने की कोशिश करी, तब इनको रोक दिया गया बॉर्डर पर ही, पहली बात, जबकि बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे थे। शांतिपूर्वक ढंग से नंबर दूसरा, सबने देख लिया, मैं उसमें भी आ रहा हूँ, नंबर दूसरा देख लिया।
भरी कितना ठंड में जनवरी कितने भरी दिन के सर्दियों बाद में आई है? किस पर भरी आवाज ठंड में करती थे? 26 जनवरी 2 महीने के बाद भरी ठंड में भरी सर्दियों में सबने देख लिया आज ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक किस तरह ठीक है सर, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। जरा सुखबीर जी से मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। सुखबीर जी जरा जल्दी से कमेंट कीजिए। अब बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा सरकार को इस बारे में, क्योंकि सरकार की तरफ से एक प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि विचार हो रहा है और इस पर हम आगे कदम उठाएंगे। जल्दी से सर सुखबीर तंवर जी। रेल रोको अभियान की बात चल रही है। मैं वंदना पब्लिक जी पूछना यही चाहता हूँ, आखिर हिंदुस्तान में रेल चल कितनी रही है? इससे ज्यादा बेसरने का विषय नहीं हो सकता। ये रेल रोको तो सांकेतिक है के लिए, लेकिन चलिए ठीक है सर, है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माफी के साथ रोकना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जरा जाने से पहले आज का सवाल जो कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था, जरा एक बार फिर से आपको वो सवाल दिखाते हैं। और सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सवाल यह कि आम आदमी को महंगाई की मार से राहत दिलाने के लिए क्या सरकार को पेट्रोल डीजल के टैक्स में कटौती करनी चाहिए? हां और ना में आपको अपना जवाब देना था। जरा अब इस सवाल का जवाब जो आप लोगों के द्वारा दिया गया वो भी आपको दिखाते हैं। और जवाब 95% लोगों की तरफ से हां में दिया गया, यानी कि पेट्रोल और डीजल के टैक्स में सरकार को कटौती करनी चाहिए ताकि आम आदमी को महंगाई की मार से राहत मिल सके। तो ये आपने जवाब देख लिया है। 95% हां में जवाब दिया गया, 5% ना में इस पर जवाब दिया गया है। तो यानी कि बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए सरकार को पेट्रोल डीजल के ऊपर लगने वाले जो अलग अलग तरीके के टैक्स हैं उसमें कटौती करनी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने भी इस बात को माना है कि बढ़ते इस पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए टैक्स में कटौती पर सरकार विचार कर रही है। तो आखिर यह कदम उठाया कब जाएगा, देखना यही होगा और आम लोगों को राहत कब मिलेगी, बड़ा सवाल यही है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।